21 दिन का जो रहता था वो कुछ बच्चों के लिए सही भी रहता है, मेरे लिए कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता था। बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिलाकर के सर ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से दो बातें निकल के आ रही है सर। तो कोई एक्स्ट्रा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जेई का ये हेल्प करती है। और दूसरा जो मुझे और समझ में आपके सवाल से ये भी समझ में आया कि जब गोल डिसाइड हो जाता है तो उसके लिए एक रोड मैप बनता है। जैसे ना सर, मैं थोड़ा क्रिकेट का ज़्यादा फैन था, तो वो मैं क्रिकेट की तरह ही इन चीज़ों को लेने लग गया था कि जैसे ना एक मेन मैच से पहले नेट प्रैक्टिस होती थी, तो नेट प्रैक्टिस को मैं वैसे क्लास मान ली मैंने। नमस्कार, मैं आपका अपना अमित वर्मा, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन तथा हेड नीट डिवीज़न, आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे साथी आदरणीय जितेंद्र चांदवानी सर, डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन नीट डिवीज़न और हेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हमारे साथ हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत प्यारी सी शख्सियत से जिनका नाम है मोहम्मद अयान खान। एक बड़ा अच्छा सा शेर मुझे याद है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मोहम्मद अयान खान अलीगढ़ से हैं और आपने नीट इस साल क्रैक किया है और अपने पेरेंट्स को, अपने मोशन संस्थान को बड़ा गर्व का अनुभव कराया है। आपके मार्क्स मैं आपको बता दूं, आपके मार्क्स हैं 720 में से 670। और जैसा कि जेसी सर बताएंगे, सर जरा बायोलॉजी में बताइए आपके स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं? सर बायोलॉजी में तो इसके मार्क्स 100% है, 360 आउट ऑफ 360। 360 आउट ऑफ 360। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे नंबर इनके रहे हैं। तो एक मेडिकल एस्पिरेंट के बायोलॉजी में नंबर 360 में से 360 आना बहुत गर्व की बात है संस्थान के लिए। अयान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। लोग आपसे जानना चाहते हैं आपकी सफलता का सीक्रेट क्या रहा नीट के अंदर? सर सफलता का तो बस यही था कि रेगुलर मेहनत करी और मोशन में एडमिशन लिया, तो मोशन के एक साथ लास्ट तक टिका रहा, एक तो आखिरी दिन तक बने रहे। फिर यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह थे, एक तो वो अलग से जो क्विज़ वगैरह होते थे, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता था जो वीकली, क्योंकि मुझे ना ये था कि एक वीकली टारगेट मुझे मिल जाए, क्योंकि ना 21 दिन का जो रहता था वो कुछ बच्चों के लिए सही भी रहता है, मेरे लिए कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता था। क्योंकि वो मुझे लगता था कि 4-5 दिन में, 7 दिन में तैयारी हो जाएगी, 14 दिन अपना कुछ भी करो। लेकिन जब वो वीकली टेस्ट होने लग गए तो फिर मेरे डेली का टारगेट होने लग गया कि कुछ ना कुछ आज ये पढ़ना है। मतलब फिक्स था रहता था कि अब मतलब एक मिनट शेड्यूल हो चुका था कि किस तरीके से प्लान वे में चल रहा था एक मिनट, जब इस तरीके से क्विज वगैरह होने लग गए थे। तो जे स्टार बैच में रेगुलर क्विज का आपको बेनिफिट मिला। उससे क्या होता था, आपका जो पीरियोडिक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी जो आपको कम लगती थी, वो आपके हिसाब से सही लगने लगी। वही है सर, कई बार क्या होता है कि ये ठीक है, इसकी बात सही है कि जो स्टूडेंट जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, दिन बजने के बाद में क्या उनकी स्टडीज़ बहुत रैंडम हो जाती है। पर जो क्विजेस का अपना पैटर्न है और जो शेड्यूल अपने जे स्टार में चलता है, स्टार बैच में, तो वो क्या उनका कहीं ना कहीं इतना बढ़िया सिस्टमेटिक उनका शेड्यूल हो जाता है ना कि हर दिन का उनको पता होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। और शायद वही फ़ायदा मिला अयान को भी अपनी स्टडीज़ को मतलब इतने अच्छे लेवल पर आगे बढ़ाने का। ठीक है अयान, एक बात बताओ, जैसे आप तो आपने जेई भी दिया, ठीक है, जेई मेंस में आपके 99.12 ये सुनने वाली बात है, आप सुन सकते हैं दर्शकगण। जेई में भी जेई मेंस उन्होंने क्वालिफाई किया, जेई मेंस क्वालिफाई किया, और वो भी मतलब मैथ सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, ठीक है ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के लेवल पर 99.12%, इट्स वेरी गुड अचीवमेंट, ठीक है, एप्रिशिएबल। और आपने बायो ओलंपियाड भी क्रैक किया, जो नेशनल कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए आप सेलेक्ट हुए, ठीक है, और आपने नीट भी दिया। मतलब क्या लगता है कैसे आपने सारी चीज़ों को बैलेंस किया? ठीक है, एक नीट एस्पिरेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो केवल नीट पे ही कोई ओरिएंटेड, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडीज़ करते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि सर हम चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। तो आपने तो उसके अलावा और भी एग्जाम्स लिए, साथ में पैरेलल में आपने टारगेट बनाया और चीज़ों को बैलेंस किया। तो वो स्टूडेंट्स को बताओ कि कैसे अपनी स्टडीज़ को बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर जैसे नीट के लेवल पे लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोगों को तो ये भी दिक्कत होती है कि नीट दें कि बोर्ड की तैयारी करें, तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि आप जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो। तो इन सब में ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म से ही रहता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपका मतलब एक लिमिटेड बाउंड्री सी है। जो नीट का सिलेबस है वही लगभग जेई का हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का,
तो कोई एक्स्ट्रा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जेई का ये है कि आप ना थोड़ा कंसेप्चुअली चढ़ ले हो तो आपको जेई में भी बेनिफिट हो जाता है, और फिर नीट में तो फिर आपको कोई दिक्कत आती नहीं जब इस लेवल पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार कर लेते हो। तो मेन वही है कि कहने को लगता है कि मतलब कि इतनी अलग अलग चीज़ें, लेकिन कुछ अलग अलग नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। और इन चीज़ों से ना एक ना बच्चे को एक टारगेट सही मिल जाता है कि ये भी कर सकता हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों को ये रहता है कि 1 साल बाद नीट का एग्ज़ाम है, तो जैसे कोई 12th में है, कोई 11th में है, तो उन्हें 2 साल का लगता है उन्हें कि 2 साल बाद एग्ज़ाम है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा हल्के लेने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ओलंपियाड वगैरह इन सब की तैयारी करता है तो उसे ना एक 6 महीने का टारगेट मिल जाता है कि हाँ कि अगले 6 महीने बाद मेरा ये एग्ज़ाम है, उसमें ये एग्ज़ाम चैप्टर आ रहा है या ये सिलेबस आ रहा है, अगर मैं उसको इतने अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर दूं तो वहाँ मुझे मतलब एक बेनिफिट वो ना एक तरीके से लालच में आ जाता है कि उसे कुछ मिलेगा, वो एग्ज़ाम देगा। जैसे मेरा भी स्टार्टिंग से यही था पढ़ने का, क्योंकि नीट का मेरा इतना कोई ज़्यादा था नहीं स्टार्टिंग में। अच्छा। क्योंकि कोई मतलब अगर जैसे स्टार्टिंग में सोचो कि 9th में था मैं जब, तो लोग कहते हैं कि नीट की देना, तो नीट मतलब 4 साल में, 4 साल इंसान की नहीं पता 4 साल की तो वो फिर ना लेकिन ओलंपियाड क्या करने लग गए कि 6 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है तो टेस्ट वगैरह देते गया, तो उनसे मेरा उसकी वजह से मेरा सिलेबस एक अच्छे लेवल पे तैयार होते गया, और वो बेस जो बना फिर उससे नीट में भी हेल्प हुई। और फिर नीट में भी मेरा यही था कि नीट में जब 11th में आ गया तो मैं ओलंपियाड वगैरह देते रहूं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने का एक तैयार मतलब टारगेट से रहता था। जैसे कोचिंग में टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें भी एक जैसे अभी 21 दिन वाला टेस्ट चलता है, फिर एक सेमी मेजर जैसे होता था तो वो 2-3 महीने बाद होता है। तो जैसे वो सेमी मेजर एक तो मैंने टारगेट मिलता है कि हाँ उसमें अगर मैं एक अच्छा स्कोर ले आया तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैंने जो पिछला 3 महीने में तैयारी करी वो एक कितने अच्छे लेवल पे करी। बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिलाकर के सर ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से 2 बातें निकल के आ रही है सर, कि एक तो आपके सामने एग्जाम का एक टारगेट होना चाहिए, टेस्ट का टारगेट होना चाहिए। स्टूडेंट्स कई बार इन टेस्ट को एक एज अ प्रेशर लेते हैं। हाँ। डोंट टेक इट एज अ प्रेशर, टेक इट एज अ गोल, कि मेरे पास अगले 2 महीने का गोल आ चुका है, मैं उसे अचीव करूं। ठीक है, मतलब आपका अल्टीमेट गोल इज टू क्रैक नीट। बट अगर आप उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं तो जो एक मेन प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है। जैसे ना सर मैं थोड़ा क्रिकेट का ज़्यादा फैन था, तो वो मैं क्रिकेट की तरह इन चीज़ों को लेने लग गया था कि जैसे ना एक मेन मैच से पहले नेट प्रैक्टिस होती थी, तो नेट प्रैक्टिस को मैं वैसे क्लास मान ली मैंने। कोई जैसे बड़ा टूर्नामेंट होता तो क्लास वगैरह चल रही, नेट प्रैक्टिस हो गई। फिर टेस्ट आया तो वो एक छोटा मैच हो गया, फिर एक बड़ा टेस्ट आया तो एक क्वार्टर फाइनल टाइप हो गया, फिर मेजर वगैरह स्टार्ट हो गए तो एक जैसे नॉकआउट मैचेस वगैरह हो गए, और फिर मेन एग्जाम आपका फाइनल है ही है। सही बात है। वो टेस्ट को मतलब आप एज अ गोल लो और उसको अचीव करके फिर अगले गोल के लिए फिर से अपने आप को सेट करो। दूसरी बात एक ये भी निकल के आई कि कंसेप्चुअल स्टडीज करो। ठीक है, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि नीट में चीज़ों को मेमोराइज करने से काम चल जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंसेप्चुअली स्टडीज करते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम। हाँ, क्योंकि कंसेप्चुअल और मेमोरी, मतलब मेरा मानना है कि मेमोरी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल कनेक्टिविटी से बनती है। Yes, of उससे याद करना, देखिए सर गेम तो सारा मेमोरी का ही है, Memory। लेकिन कंसेप्चुअल कनेक्टिविटी क्या करती है, डॉट्स कनेक्ट करने में Right। हेल्प करती है। और दूसरा जो मुझे और समझ में आपके सवाल से ये भी समझ में आया कि जब गोल डिसाइड हो जाता है तो उसके लिए एक रोड मैप बनता है। Yes। क्योंकि जो रोड मैप है ना, अगर एक बार रोड मैप बन गया ना तो फिर मेरे ख्याल से सक्सेस तो मिलनी ही है। कोई डाउन अप डाउन कोई समय ऐसा है जब बहुत डिमोटिवेट हुए, मतलब कि पढ़ाई में थोड़ा डाउन आया, या फिर बड़ा कुछ इस तरह का हुआ कभी तुम्हारे साथ पूरी यात्रा के दौरान? पढ़ाई में डाउन मेरा कभी कभार इस वजह से आ जाता था कि मैं ना जो करंट में चल रहा है तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करने लग जाता था कि ये तो हो जाएगा, मैं थोड़ा बैक की तरफ देखने लग जाता था, या फिर बैक को छोड़ के मैं कुछ ज़्यादा ही आगे का करने लग हाँ जाता सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों को पढ़ते समय। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सर थोड़ा इलेबोरेट। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब एग्जैक्टली ये कि आप जब एक सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं तो हमें सिस्टम के पैरेलल चलना है, उन टॉपिक्स को लेकर चलना है जो टॉपिक्स हमारे क्लास में डिस्कस हो रहे हैं। अगर मैं बैक पोर्शन में जाता हूँ इस थोड़े से माइंडसेट के साथ में कि जो पीछे वाली चीज़ें उनको मैं रिकॉल कर लूँ अपने करंट टॉपिक्स को छोड़ करके, या आगे वाली चीज़ों को मैं पहले से तैयार कर लूँ, तो उसका क्या बेनिफिट लॉस हो सकता है, आई थिंक वो अयान आपको बताने वाले हैं। यस बेटा। हाँ दैट इज यस। जैसे ना सर कि अगर करंट अगर मैं छोड़ने लग गया था, मैं पुराना करने लग गया, तो मैं पुराना करते रहता था, तो पुराना का जैसे एक चैप्टर मेरा होता था उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता था, क्योंकि पुराना वीक इस वजह से रह गया था क्योंकि वो भी कभी करंट में था, उसे छोड़ के मैं
तब कुछ और कर रहा था। तो जितने टाइम में करंट के साथ में उसको कर सकता था, उससे बहुत ज़्यादा टाइम मुझे खुद करने में, जब वो जो बैक में हो जाता था, बैक पोर्शन बन जाता था, उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से आगे की काफ़ी चीज़ें बिगड़ने लग जाती थी। और फिर ना जब एक बार सिलेबस बिगड़ने लग जाता है तो बच्चा फिर वो, अगर टीचर के पास चले गए तो बच जाओगे, वरना तो फिर कईयों का तो ये कि वो अलग ही राह पे आउट ऑफ द पड़े ट्रैक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा track है। बेसिकली सिलेबस अपने सिस्टम के साथ पैरेललिज्म यानी कि कोप अप करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब टॉपिक्स को बैकलॉग में मत जाने दो। आप जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको वेल इन टाइम टीचर के साथ में ही, उनको क्लासेस के साथ में कंप्लीट करते हुए चलो, ठीक है। चीज़ों को पेंडिंग वाली चीज़ों पे मत छोड़िए। और सर जितना सेल्फ स्टडी से आप 4 घंटे में करेंगे, उतना आप टीचर की हेल्प से और सिस्टम की हेल्प से 1.5 घंटे में कर सकते हैं वही चीज़। सर ये कई बार, मतलब अयान एक बात बताओ, मतलब मैं हमेशा ये बात बच्चों से कहता भी हूँ, और शायद आपके हर बच्चे के साथ में ये चीज़ होती है कि जब आप फाइनल एग्जाम में, नीट एग्जाम जब दे रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो टीचर आपको क्लास में बोला होता है, टीचर ने कंसेप्ट बोला होता है, वो चीज़ें आप कनेक्ट कर रहे होते हैं कि अरे ये इस क्वेश्चन के लिए सर ने ऐसा बोला था, इसका ये कंसेप्ट है। कई बार मतलब क्लास की चीज़ों को हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, मेमोरीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सही भी होते हैं। यही सर मतलब ना कह सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि एक बार आप ऑनलाइन कर लो, मैंने ऑनलाइन भी करके देखा, वो ऑनलाइन में बच्चा इन 2x पे देख रहा है, कोई 1.5 पे देख रहा है, स्पीड बढ़ा के देख रहे हो, वो चीज़ उस टाइम तक तुम समझ जाते हो, दिमाग में आ भी जाती है उस टाइम के लिए, लेकिन वो चीज़ खुद में देख चुका, बाकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती थी, बहुत टाइम तक भी याद रहती थी, लेकिन वो चीज़ मुझे कभी याद ही नहीं रही ज़्यादा टाइम तक। ना टीचर की बात याद आती थी उसमें कि टीचर ने क्या बोला था, और वहीं जब मैंने ऑफलाइन करी तो ऑफलाइन क्लासेस में वही बातें, जब ना नोट्स में भी अगर टीचर के मैं वो देखता था तो याद आ जाता था कि हाँ ये चीज़ लिखते टाइम सर ने ये बोला था, तो कि ये यहाँ से ये है, कि ऐसे चीज़ें रिलेट होने लग जाती थी। और फिर मेन एग्ज़ाम में तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका है ये कि मान के चलो अगर 10 से 11 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा में मान के चलो, बाकी तो सब चले गई, 10-11 क्वेश्चन जो रैंक डिसाइड करेंगे या जो आपकी एक अच्छा कॉलेज डिसाइड करेंगे, वो सिर्फ क्लास की वजह से ही याद, मतलब एक तरीके से तुम्हें उस दौरान याद आ जाएंगे। एक तरीके से इस क्लास करने का वो बेनिफिट तुम्हें फल जब मिलेगा, मेन एग्जाम के दौरान मिलेगा वो फल। अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि क्लासेस बहुत रेगुलर वे में अटेंड करना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, टॉपिक्स को टीचर्स के साथ में पैरेलल कंप्लीट करते चलो, बैकलॉग इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, टेस्ट को प्रेशर मत लो, आने वाले सारे टेस्ट को अपने गोल्स मानते हुए, छोटे छोटे गोल्स मानते हुए उनको क्रैक करते हुए आगे बढ़ते रहो, तो मेरे ख्याल से फाइनल एक अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर हम नीट में मतलब कर सकते हैं। और ना सर जैसे एक ट्रेंड बच्चों में ये चल रहा है कि जैसे ना कोई टेस्ट आ रहा है, टेस्ट की तैयारी उनकी हुई नहीं, जैसे अगर 7-8 चैप्टर आ रहे हैं तो उनके 5 चैप्टर हुए, तो वो सोचते हैं कि आपके टेस्ट नहीं देते हैं, 3 दिन बाद मैं ये चैप्टर और पढ़ लूँगा, खुद से टेस्ट दे लूँगा और फिर मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो वो अभी वो 3 दिन छोड़ेगा, फिर आगे की उसकी 3 दिन की क्लास मिस होंगी, फिर ऐसे करते करते लास्ट तक उसका ये आएगा कि वो 2-3 टेस्ट पीछे चलेगा या उसकी और भी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो इस वजह से ना अगर जो टेस्ट आ रहा है तो उसके लिए जितना तुम कर सकते हो एफर्ट करो, जितना सिलेबस कवर कर सकते हो करो, और अगर सिलेबस नहीं भी हो पाया तो टेस्ट नहीं छोड़ना है कि तुम सोचो कि मैं 3 दिन बाद ये टेस्ट अब खुद दे लूँगा या खुद में एनालाइज कर लूँगा कि मेरे कितने नंबर बनने हैं। वो खुद में कभी वो बात नहीं आती जो एक सिस्टम के साथ टेस्ट दो के और मेंटेन नहीं हो पाता है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब सब्जेक्ट का अपना अपना नेचर है, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है बायो उसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, टॉपिक उसको आसान लगता हो, फिजिक्स टफ लगता हो, केमिस्ट्री टफ लगता हो, केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मतलब क्या लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, ठीक है, या एक जनरल अगर हम ट्रेंड लें, एक जनरल ट्रेंड लें, तो जो सब्जेक्ट नीट, अब हम अपने व्यूज़ नहीं दे रहे हैं इसमें, आप अपने व्यू दो, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के बीच में रहे हो, आपने क्लास अटेंड किया, आपने भी एज ए स्टूडेंट चीज़ों को फील किया होगा। एक जनरल जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है नीट एस्पिरेंट्स का, किस सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा उनका फियर फैक्टर होता है, वो उसको कैसे सबसाइड करके आगे बढ़े। ज़्यादातर बच्चों का तो ये रहता है कि वो बायो में सिर्फ आए इस वजह से होते हैं क्योंकि 10th तक उनकी मैथ से अच्छी बन नहीं रही थी। और ये मुझे लगता है शायद ये सही तरीका नहीं है ऑप्ट करने का, ये सही तरीका नहीं। मैथमेटिक्स तो मुझे लगता है कि जैक ऑफ ऑल है, ठीक है, मैथ्स तो सबको आना ही चाहिए। एक्चुअली किसी भी सब्जेक्ट को फील ही आप तब कर पाते हो जब आपका मैथमेटिक्स पार्ट स्ट्रांग होता है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज एक्चुअली। मैथमेटिक्स तो खैर ये बात सही है, मतलब जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं और एवी सर आपको देना चाहेंगे
कि अगर आप क्लास 8 में हैं, 9th में हैं, ठीक है, जो बच्चे 11 12 में हैं उनके लिए एक अभी एक नया टास्क है कि उनको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। बट जो स्टूडेंट छोटे हैं या जो पेरेंट्स भी हमें सुन रहे हैं, ठीक है, जिनके वार्ड्स आगे 8 9 10 के बाद में नीट को अगर वो टारगेट बना रहे हैं, तो प्लीज 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 अपना मैथ्स को एज ए टूल लेकर के आप चलो, जो आपको नीट में बहुत काम आएगा, और सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। आपका अगर मैथ्स में जाने का टारगेट नहीं है, इंजीनियरिंग साइड में जाने का टारगेट नहीं है, स्टिल आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको जरूर नीट में मिलने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और नहीं तो कम से कम बेसिक मैथ्स तो बिल्कुल अच्छा आपका होना ही ठीक है। चाहिए। मतलब जो मैथमेटिक्स आपको इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है उस लेवल पर नहीं जाना है, बट जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है वो वीक नहीं होना चाहिए, वो आपका स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। और मैथ्स अच्छा करके ही बायोलॉजी के बारे में सोचें, मैथ्स से बचने के लिए बायोलॉजी बिल्कुल ना लें। ये मैसेज कन्वे हो रहा है एकदम तुम्हारा। सही बात है। पिछले साल अयान तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे? 603। 603 नंबर पिछले साल थे, उसके बाद भी तुमने ड्रॉप लेने का निर्णय लिया? सर मेरा मेन ये था कि अगर ना 603 नंबर हैं, तुम्हारे 12th के साथ हैं, तुमने एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड थे या कितना तुम कर सकते थे। जिस कॉलेज में चले गए, ठप्पा तुम्हें एंड में वहीं का मिलेगा कि इस कॉलेज से पास आउट हो। तो मेरा यही था कि जब 12th के साथ इतना आ गया तो थोड़ा सी और मेहनत कर लेता हूँ, एक अच्छे कॉलेज में चले जाऊँगा, आगे की लाइफ थोड़ी और स्मूथली हो जाएगी, एक अच्छा कॉलेज का टैग होगा। मतलब जिंदगी में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है इसलिए रिस्क लेना चाहिए। मतलब अयान में ये चीज हमने हमेशा सिस्टम ने फील की कि कॉन्फिडेंस इसने हमेशा रखा, ये ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब ग्राउंड से मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कभी भी इसमें नहीं देखा। और ये वास्तव में मतलब जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, और डॉक्टर को बहुत बैलेंस्ड लाइफ वो जीते हैं। मतलब ऐसा मैंने देखा, ऐसा फील भी किया है कि उनकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड होती है। तो शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट को लेकर के हम बात करें, अपनी अदर एक्टिविटीज़ को लेकर बात करें, बहुत बैलेंस्ड आपको अपने अंदर मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए। कॉन्फिडेंस में आपको बैलेंस रखना चाहिए अपने आप को, ठीक है। और वो वास्तव में देखा, और शायद वही रीज़न है कि आज गोरखपुर एम्स ठीक है, आपको सीट अलॉट हुई है। अयान बहुत ही मतलब एक प्राउड मोमेंट है सिस्टम के लिए, आपके लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए आपकी, ठीक है। इट्स वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि अभी अपना ड्रीम कॉलेज आपको मिल ही गया है ना, मतलब ठीक है, सक्सेसफुल होके हम वहाँ पहुँच गए हैं। जब आप इस जर्नी के दौरान चल रहे थे तो उस समय जो बायोलॉजी में जैसे आपके 360 आउट ऑफ 360 आए हैं, तो मतलब आपका बायोलॉजी पढ़ने का बेसिक तरीका क्या था? जैसे एनसीईआरटी के लिए आपका क्या प्रोस्पेक्टिव था? जैसे ना सर, बायोलॉजी का किसी से ही पूछो तो वो कहता है कि बायोलॉजी तो हो जाएगी, रट लेंगे, हो जाएगा। और कोई ये कहता है कि रटना बहुत ज़्यादा पड़ता है बायोलॉजी में, अगर किसी को बायोलॉजी में दिक्कत आ रही होती है। तो बायोलॉजी में मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ रटना पड़ता है। 5-10% पार्ट अगर कह सकते हो कि आप वो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि कुछ नाम वगैरह हैं, तो वो एग्ज़ाम से पहले भी अगर कुछ दिन पहले कर लो तो वो हो जाता है। सर, ये वो बच्चा कह रहा है जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है वही वाली बात है, जिसका मैथ एक्चुअली सब्जेक्ट को डील करने का तरीका तरीका चाहिए। सर मैंने जब 10th में मेरे 100 में 100 थे मैथ में, फिर उसके बाद कई लोगों का था कि क्यों ले रहे हो बायो, क्यों ले रहे हो, मैथ लेनी चाहिए, मैथ में इतने नंबर आए। तो वो बच्चे को खुद अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये नहीं कि खाली नंबरों के बेसिस पे तुम चूज़ कर लो कुछ भी। तो जैसे ना बायोलॉजी में अब आगे देखेंगे तो एक तो ना कंसेप्चुअली अगर पढ़ो तो बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट ही दूसरा कह नहीं सकती कुछ होगा, क्योंकि ना वो इतना इस तरीके का सब्जेक्ट है कि उसे तुम रियल लाइफ में बहुत इजीली फील कर सकते हो। हर चीज़ जो उसमें पढ़ाई जा रही है, एक एक चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, और जो चीज़ इमेजिन हो जाती है उसमें कुछ रटने का रहता ही नहीं है। वो एक तरीके से ना जैसे कोई ट्रिप की तरह से ले सकते हो कि कहीं जा रहे हो, कहीं कोई इंसान नहीं भूल सकता कि वो किस ट्रिप पे कहीं गया, कि क्या क्या उसने देखा था। तो उसी चीज़ को बायोलॉजी को आप उसी तरीके से अगर पढ़ो ना, जैसे मैं बायोलॉजी में देखता था कोई नाम वगैरह आया तो मैं उसके ऊपर थोड़ा गूगल पे वगैरह पे सर्च करने लग जाता था, पिक्चर वगैरह देखने लग जाता था, थोड़ी उसके ऊपर कोई अगर शॉर्ट वीडियो टाइप है तो वो देख लेता था, ताकि उसकी एक चैप्टर की ना फील आ जाए। क्योंकि ना रट के इंसान उस चीज़ को, कुछ लोग कहते हैं कि हम याद कर लेंगे, याद कर लोगे 10 दिन याद रहेगा, 15 दिन याद रहेगा, लेकिन अगर वो चीज़ एक तरीके से इमेजिनेशन हो गई उस चीज़ की और चैप्टर की फील आ गई, तो वो चैप्टर की फील भले ही तुम्हें लग रहा हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेन एग्जाम में कई सारे सवाल तुम्हारे इस वजह से सही हो जाएंगे कि तुम्हारा चैप्टर तुमने इस तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ रखे थे कि तुम
अगर कहीं कंफ्यूजन हुई तो सोच सकते हो कि कौन सा टिक करना चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ने का? और ये आजकल खूब चल रहा है ना, मतलब कि एनसीईआरटी से पूरी आता है, नीट एनसीईआरटी बेस्ड है, हर कोई कह भी देता है। लेकिन कोई अगर किसी बच्चे से पूछ लेना कि जिसके बायो में 360 आए हो, कभी कोई बच्चा मिलने वाला नहीं है जो खाली बायो पढ़ के 360 ला सके। वो एनसीईआरटी पढ़ के, भले ही पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता हो, तुम्हें दिख भी जाएगा कि 360 में 360 के सवाल ये रहे एनसीईआरटी में। लेकिन इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाए तो वो 310 या 320 मैक्स टू मैक्स इतने जा पाएगा, क्योंकि बाकी के वो 40 नंबर जो रहे हैं तो उनमें भले ही वो सवाल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, लेकिन जैसे वो क्वेश्चन आया कोई एआर का या कैसे क्वेश्चन था, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है कि एनसीईआरटी के 3 अलग अलग चैप्टर में 3 अलग अलग लाइन हो और वो तीनों एक साथ आपको स्ट्राइक कर जाएं। तो अगर वो तीनों एक साइड स्ट्राइक कर गई, आप इसी कन्फ्यूजन में चले जाओगे कि एनसीईआरटी में इस वाले चैप्टर में ये है, इस वाले में ये है। तो और अगर इस कन्फ्यूजन से बचना है तो अगर एक स्टेप ऊपर उठ के अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो इस कन्फ्यूजन में कभी नहीं पड़ेगा। वो जो फैक्ट है, जो नेचुरल फैक्ट है, नेचुरल ये पूरी एक तरीके से बायोलॉजी, तो वो उस तरीके से सोच सकता है, फिर बायोलॉजी में कभी दिक्कत नहीं आती। और वैसे भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है सर। यस, ये तो एम सर से भी कई बार बात हुई है। ऐसा लगता है कि आपको नोट्स, अपने टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी को सिंक्रोनाइज करके अगर आप पढ़ते कुछ हैं, लोग ना जैसे सोचते हैं कि बायोलॉजी में टीचर बहुत ज़्यादा नोट्स लिखाते हैं, तो वो नोट्स इसलिए नहीं लिखाए जाते हैं कि तुम उन्हें लाइन बाय लाइन याद करने बैठ जाओ, एक एक वर्ड याद कर रहे हो। वो नोट्स इसलिए नहीं है, उन नोट्स का आपको यूज़ करना है ताकि बायोलॉजी की एनसीईआरटी आप समझ सको, उसकी फील ले सको। जैसे अगर सर आप कह रहे हैं कि वो टेक्स्ट बुक है और उनके एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिलते हैं। एग्जैक्टली। जैसे अगर बायो में अगर सबसे टफ मुझे तो वही लगता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे रखी है और वही वो जब टीचर पढ़ाता है तो वो पढ़ाते तो इतने अच्छे से हैं कि पूरी चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, लेकिन फिर बच्चे बाद में कहते हैं कि अब इतनी सारी चीज़ें याद क्या करें। तो वो सब चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं, उन चीज़ों को समझ के एनसीईआरटी समझनी रहती है। एनसीईआरटी एक जरिया है उसको एक बार पहचानने का और फिर उसको जो एलेबोरेट करना है, जो एक्सप्लेन करना है, उसमें टीचर के नोट्स का एक बड़ा अच्छा योगदान है। हाँ, तो ये जो सवाल है एक कि एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, तो वो बेसिकली एक सही सवाल नहीं है। अच्छी बात बताइए कि 323 10 के बीच में ही आप ऑक्सीलेट करते रहोगे अगर आप केवल और केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो। कई सारे बच्चे दिख भी जाएंगे इस रेंज में, जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, वो कहेंगे कि वो दिखाने भी लग जाते हैं कि एनसीईआरटी की देखो ये एनसीईआरटी सवाल, ये एनसीईआरटी सवाल, लेकिन जब उनके खुद के नीट के नंबर देख लेना, दिख जाएगा आपको कि कितने नंबर है। अगर किसी के कांटेक्ट में कोई हो तो मालूम कर लेना। हाँ, बेसिकली एनसीईआरटी और टीचर के नोट्स का कॉम्बिनेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। वो सिंक्रोनाइज करके चलते हैं तो 360 जैसा आपने स्कोर किया है बायो में, तो वो पॉसिबल। लेकिन लास्ट के मंथ में भले ही आप आ सकते हो कि लास्ट के 1.5 महीने करीब बचा है, तब आप पूरा 1.5-2 महीने में फुल एनसीईआरटी बेस्ड हो सकते हो। राइट, लेकिन शुरू के 8 महीने शुरू में नहीं, उसमें जितना अच्छे से अपने और इलोबरेट करके बायो को पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ना चाहिए जी। तो ये था अयान के साथ आज। जय सर, ओवर करें। बस बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी चीज़ें इसने डिलीवर की है, मतलब। हाँ, सबसे बड़ी बात ये बच्चे के आपके मन के भावों के अनुसार कुछ बातें कही, जो मुझे लगता है शायद जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आपको इस सेशन में ज़रूर मिले होंगे। और आज के इस इंटरव्यू के लिए अयान का धन्यवाद। थैंक यू जेसी सर वेरी मच। और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे बच्चे आपके लिए। आप भविष्य में खूब तरक्की करें और मानवता की ईमानदारी से सेवा करें, सर्वदा ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच जी। साथ बने रहने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मोशन के नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।